हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वी आर डिस्कसिंग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और लास्ट सेशन में हमने डिस्कस कर लिया था एनपीआर एंड एनसीआर। दैट व्हाट इज एनपीआर? पी मींस परमुटेशन एंड एनसीआर, सी मींस कॉम्बिनेशन एंड फर्दर कॉम्बिनेशन मींस सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। That if we have n distinct objects, then total number of ways of selecting r objects out of these n distinct object is NCR. NCR को हमने ऐसे भी देखा था that it is a combination of r object. If we have n distinct objects, then NCR stands for combination. Combination में क्या होते हैं? Objects, number of objects. So NCR stands for combination of R objects out of n distinct objects. कि अगर आपके पास 10 distinct objects हों और आपको तीन के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? दैट इज NCR. हमने लास्ट सेशन में कुछ होमवर्क दिया था कि NC कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारे पास. NCR फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस कॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट NCR इज NCn माइनस R. तो ये आपके लिए होमवर्क था दैट यू हैव टू प्रूव NCR इज सेम एज NCn माइनस R. अलजेब्रिकली प्रूव करते हैं पहले हम, फिर इसको लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे. सो NCR का फॉर्मूला हमें पता ही है. NCR का फॉर्मूला क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल. अब NCn माइनस R का फॉर्मूला क्या होगा? ऊपर n फैक्टोरियल और नीचे इसका फैक्टोरियल. जैसे यहां r था तो r फैक्टोरियल की जगह क्या आ जाएगा? n माइनस R फैक्टोरियल. फिर इन दोनों का डिफरेंस n माइनस R, तो यहां पर क्या होगा? n माइनस R हो जाएगा फैक्टोरियल. तो ये फिर से वही आ गया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल. सो अब आज के बाद हम ये याद रखें NCR इज सेम एज NCn माइनस R. Say 10C2 it is same as 10C8. इसके बराबर होगा हमेशा. 10C2 is same as 10C8. NCR n माइनस R, तो इन दोनों का डिफरेंस 10 और 2 का डिफरेंस कितना आ गया? 8 आ गया. तो अगर कभी आपको 10C8 कैलकुलेट करना है, हम क्या करेंगे? 10C2 कैलकुलेट कर लेंगे. 10C2 NCR कैलकुलेट करने का एक मेथड तो ये है कि हम फैक्टोरियल की फॉर्म में उसे कैंसिल करें. शॉर्टकट भी है इसका. शॉर्टकट कैसे? से मुझे 10C2 कैलकुलेट करना है तो आप ऊपर लिखें 10 इंटू 9 और नीचे 2 इंटू 1. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन सिर्फ इतना ही बचेगा. जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल, तो देखो ऊपर मैं n फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं? n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस R प्लस 1 इंटू n माइनस R फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं ना हम, अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल. ये है हमारा NCR. तो यहां से n माइनस R फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया, तो सिर्फ ये टर्म्स बची. ये टोटल टर्म्स है हमारे पास. R टोटल टर्म्स हैं. आप कैलकुलेट करोगे तो 0 से लेकर n माइनस 0 से लेकर n माइनस R माइनस 1 तक मूव किया है. तो टोटल टर्म्स आर R. तो अब हमें ध्यान ऐसे रखना है कि भाई 10 से स्टार्ट कर दो और जितना फैक्टोरियल नीचे है उतनी टर्म्स लिखनी है. अगर नीचे 2 का फैक्टोरियल है तो हमें 2 टर्म तक जाना है. अगर 10C3 लिखना है, 10C3, तो ये क्या आ जाएगा? 10 इंटू 9 इंटू 8, क्योंकि नीचे 3 है तो हमें 3 टर्म्स लिखनी है सिर्फ. डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1. तो यहां से हम निकाल लेंगे. जैसे 10C8 अगर हमें निकालना होता तो हम क्या लिखते? 10C8, इसको पहले हम कन्वर्ट करते 10C2 में. दैट 10C8 इज सेम एज 10C2 और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम ऐसे 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1. तो ये कैंसिल हुआ. आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी इससे 45. तो हमें फैक्टोरियल नोटेशन में जाने की जरूरत नहीं है. उसके आगे फर्दर सिंप्लीफाई करके हमने रिजल्ट याद कर लिया. तो अपना इसी को शॉर्टकट कहते हैं कि भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लो और जो फाइनल रिजल्ट आया आप उसे याद कर लो. अब हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली ये जो सिंप्लीफाइड रिजल्ट है इसे सॉल्व करेंगे. यहां से बीच की ये जो प्रोसेस है, ये कैंसिलेशन वाली, ये हमने अवॉइड कर दी, याद कर लिया इसको. से आपको निकालना है 6C4, तो हम 6C4 को क्या लिखेंगे? इट इज 6C2. 6C4 ही सेम है 6C2. और 6C2 कैसे निकालेंगे? 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 3 6, 15 आ गया. तो देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन हम बिल्कुल सेकंड्स में कर लेते हैं.
ये कब बेनिफिशियल है कि जब नीचे वाला इंडेक्स कम हो। अगर हमें निकालना हो 100C2 से आपको 100C98 निकालना है, तो हम इसको किसके इक्वल रखेंगे, 100C2। और 100C2 कैसे निकालेंगे, 100 इंटू 99/2, तो 50 इंटू 99 आ गया। ये कितना बनेगा अपना 5050 बन जाएगा भाई, 5050। क्लियर है। तो इस तरीके से हम अब एनसीआर को सॉल्व करना शॉर्टकट से हमें आ गया। पहली प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर ली। सेकंड प्रॉपर्टी पर चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, दैट इफ एनसीएक्स इज इक्वल टू एनसीवाई देन दिस इक्वेशन हैज टू सॉल्यूशन, ईदर एक्स इज इक्वल टू वाई और एन इज एक्स प्लस वाई। सो ये पहली प्रॉपर्टी से ही आ जाएगा। इफ एनसीएक्स इज इक्वल टू एनसीवाई देन ईदर x इज इक्वल टू वाई, तो ये तो ट्रिवियल ही है। अगर x और y दोनों बराबर हो जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और दूसरा केस क्या होगा, और n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सो दूसरे केस को प्रूव करने के लिए हम ये वाला रिजल्ट यूज कर लेते हैं, दैट एनसीएक्स इज सेम एज एनसी n माइनस एक्स, इसके बराबर होगा। एनसीएक्स इज सेम एज एनसी n माइनस एक्स, और n माइनस एक्स फर्दर ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू एनसी वाई। तो यहां से हम n माइनस एक्स, इन दोनों को कंपेयर करो, n माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, n की वैल्यू क्या आ गई, x प्लस वाई। तो ये हमारा दूसरा रिजल्ट है। से कोई आपसे कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 10C2 इज इक्वल टू 10CX, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की एक वैल्यू तो है 2, x इज 2, और दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10, x इज 8। तो दो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के। हमारे पास एक क्वेश्चन था 10C2 इज इक्वल टू 10CX, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहां पर दो सॉल्यूशन आ गए, इधर x इज इक्वल टू 2, अगर x को 2 रख देंगे तो बराबर हो ही जाएंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन है। और अगर x प्लस 2, दूसरा ये वाला रिजल्ट दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू n, इन दोनों का सम x प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 10, यहां से x की वैल्यू मिली 8। हमें पता है 10C2 किसके बराबर होता है, 10C8 के बराबर होता है। तो ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए अब इसकी, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है NCR प्लस 1। ऊपर वाला सेम है इंडेक्स, नीचे एक ऐड हो गया, तो नीचे ये जो सबस्क्रिप्ट कह लेते हैं, इन दोनों में एक का डिफरेंस है। सुपरस्क्रिप्ट सेम है दोनों, सबस्क्रिप्ट में एक का डिफरेंस है। सो ये किसके बराबर होता है, n प्लस 1 CR प्लस 1। ऊपर वाले में एक ऐड कर दे, सुपरस्क्रिप्ट में एक ऐड हो गया n प्लस 1, और नीचे जो बड़ा है इनमें दोनों में वो वैल्यू आ जाएगी। तो इसको डायरेक्टली आप प्रूव करने के लिए सिंपली दोनों को एक्सपेंड कर दें, NCR प्लस 1, इसे सॉल्व करना है हमें। तो ये बनेगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल बाय डेफिनेशन, प्लस n फैक्टोरियल अपॉन r प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसा बना। तो ऊपर से देखो n फैक्टोरियल हम कॉमन निकाल सकते हैं, और r प्लस 1 अपॉन r फैक्टोरियल, और इसको हम लिख सकते हैं n माइनस r इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकता हूं मैं। n माइनस r फैक्टोरियल को ब्रेक कर लिया, n माइनस r इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, प्लस इधर भी ऐसे ही r प्लस 1 फैक्टोरियल को ब्रेक कर ले हम, r प्लस 1 इंटू r फैक्टोरियल और n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, ताकि एलसीएम डिनोमिनेटर का एलसीएम हम इजीली निकाल पाए। अब हम कॉमन निकाल सकते हैं फिर से यहाँ पे, तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, डिनोमिनेटर n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल भी कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1 अपॉन r प्लस 1, ये बचाएगा। तो मल्टीप्लाई एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर फिर से हम, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये बनेगा r प्लस 1, r से r कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा n प्लस 1, और नीचे यही टर्म
n माइनस आर इंटू आर प्लस वन, ऐसा बना। इसको फर्दर हम देखो, n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, ये क्या बन जाएगा, n प्लस वन फैक्टोरियल। n प्लस वन मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल इज n प्लस वन फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल इंटू आर प्लस वन, r फैक्टोरियल इंटू आर प्लस वन इज r प्लस वन फैक्टोरियल। तो ये बना r प्लस वन फैक्टोरियल, और इधर n माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, ये बन जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल, ये आ गया। सो यहां पर अब ये जो n माइनस आर फैक्टोरियल है, ऊपर करता हूं भी, देखिए चेंज इसमें। इसके बाद यहां पर देखें n प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या क्या आ गया, r प्लस वन फैक्टोरियल, और ये जो n माइनस आर फैक्टोरियल है इसे हम ऐसे लिख दें n प्लस वन माइनस आर प्लस वन, ऐसे लिख सकता हूं। तो मैंने यहां पर वन ऐड किया और वन सब्ट्रैक्ट कर दिया। नीचे n माइनस आर फैक्टोरियल में वन ऐड एंड वन सब्ट्रैक्ट, तो n प्लस वन माइनस ये वन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो ये सेम है। अब इसको हम ऐसे देख सकते हैं, जो ऊपर है ये नीचे है डिनोमिनेटर, तो n और जो यहां पर है फिर इन दोनों का डिफरेंस, तो ये क्या लिखा हुआ है, n प्लस वन सी आर प्लस वन लिखा हुआ है। तो n प्लस वन फैक्टोरियल, आर प्लस वन फैक्टोरियल और इन दोनों का डिफरेंस, तो ये हमारी आ गई थर्ड प्रॉपर्टी। इसका बहुत यूज है प्रॉपर्टी का, बायनोमियल थ्योरम हम आगे पढ़ेंगे तब भी इसका बहुत यूज आएगा। सीरीज बनी होती है इसी पर बेस सीरीज, इस फॉर्मूले पर बेस सीरीज से हमारे पास है 10c2 प्लस 10c3। तो अब आपको सोल्व नहीं करना है, चेक क्या करना है, ऊपर वाले दोनों सेम होने चाहिए इंडेक्स। तो ये तो आ गया 11 और नीचे जो बड़ी वैल्यू है 3, इस टाइप से बन जाए। क्लियर है? तो ऊपर एक ऐड और नीचे जो बड़ी वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी आंसर में, RHS में वो आ जाएगी। कई बार इस फॉर्मूले को माइनस की तरह भी देख सकते हैं भाई, जैसे NCR की वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, n प्लस वन सी आर प्लस वन, n प्लस वन सी आर प्लस वन माइनस n सी आर प्लस वन। तो कभी कुछ क्वेश्चन इसके नेगेटिव डिफरेंस पर भी सेट होते हैं, बस LHS से एक टर्म RHS में ले आए, तो इस फॉर्म में भी आप फॉर्मूले को याद रख सकते हो। इधर याद रख लो, यहां पर ऊपर वाली दोनों टर्म सेम है, तो और यहां पर नीचे वाली दोनों टर्म सेम है। ऊपर एक का डिफरेंस है, यहां पर नीचे एक का डिफरेंस है। तो आप कोई एक रिजल्ट याद रखो, कंफ्यूज नहीं होना है, प्लस वाला रखें सिर्फ याद। अगर कभी माइनस दिखे दो बायनोमियल कोफिशिएंट में, और तब आप एक बार यूज करके देख लेना रिजल्ट। तो ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ रिजल्ट देखें अब इसमें, फोर्थ भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसी तरीके से सीरीज के क्वेश्चन में यूज होती है। NCR को सिंप्लीफाई अगर आप करोगे तो ये बन जाएगा n माइनस वन सी आर माइनस वन, प्रोवाइडेड r शुड नॉट बी जीरो। So if r is not 0 then NCR can be written as n by r, और ये अपना फिर से वही बायनोमियल कोफिशिएंट आ गया n माइनस वन सी आर माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल 10c5 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 बाय 5, 10 माइनस वन 9 और 5 माइनस वन 4, ऐसा लिख सकते हैं। तो 10 यहां से आ गया, 5 यहां से आ गया, इसमें एक कम 9, इससे एक कम 4। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी, पर्टिकुलर टाइप की सीरीज इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व होंगी। सो जब इंडेक्स कम करना हो, देखो ये इंडेक्स भी एक कम हो गया और ये इंडेक्स भी एक कम हो गया, तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। सो ये कुछ 4 प्रॉपर्टीज हैं अपनी बायनोमियल कोफिशिएंट्स की। बायनोमियल कोफिशिएंट्स जब हम बायनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे तब इन प्रॉपर्टीज का बहुत ज्यादा यूज होगा। सो नेक्स्ट, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई, हमने FPC पढ़ लिया, NPR पढ़ लिया और NCR पढ़ लिया। थ्योरी सिर्फ इतनी ही कह सकते हैं हम कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के चैप्टर में थ्योरी के लिए सिर्फ यही है, लेकिन इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उन क्वेश्चंस के रिजल्ट को एज ए थ्योरी याद रखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले है रैंक बेस्ड प्रॉब्लम्स। रैंक बेस्ड प्रॉब्लम्स, यह आपके CBSE में भी पूछा जा सकता है टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल, कंसीडर द वर्ड से सचिन, कंसीडर द वर्ड सचिन। नाउ
वर्ड्स आर फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड सचिन। इस वर्ड के लेटर्स को यूज करके कितने पॉसिबल वर्ड्स बन सकते हैं। हमें फॉर्मूला आता है कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड सचिन, कितने बन जाएंगे? टोटल कितने हैं? 6 हैं, तो आंसर विल बी 6 फैक्टोरियल, दैट इज 720 वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड सचिन। अब इन 720 वर्ड्स को हम डिक्शनरी वाइज अरेंज कर देते हैं। सो इफ वी अरेंज ऑल दीज 6 फैक्टोरियल वर्ड्स या 720 वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी, तब ये जो वर्ड सचिन है इसका रैंक क्या होगा, ये किस पोजीशन पर आएगा? से जो पहला वर्ड होगा इन 720 वर्ड्स को जब हम डिक्शनरी वाइज अरेंज करेंगे, उसमें पहला वर्ड होगा, फिर सेकंड वर्ड होगा। से पहला वर्ड क्या होगा अगर मैं इसको डिक्शनरी वाइज अरेंज करूं? पहले इन सभी वर्ड लेटर्स को आप अरेंज कर लो डिक्शनरी वाइज। ए, फिर आएगा सी, फिर आ जाएगा एच, फिर आई, फिर एन, फिर एस। सो यही हमारा पहला वर्ड होगा। दिस इज द फर्स्ट वर्ड। अगर मैं इन सभी लेटर्स को डिक्शनरी वाइज अरेंज कर दूं तो मेरा फर्स्ट वर्ड यही हो जाएगा, ए सी एच आई एन एस। इसका कोई मतलब विद और विदाउट मीनिंग कैसे भी हो सकते हैं। जैसे ये सचिन नाम होता है, हमें पता है इंडियन नेम है, लेकिन यहां से हमारे पास अकॉर्डिंग टू इंडियंस ये कोई मीनिंगलेस वर्ड है हमारे लिए। तो वर्ड कैन बी विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग, हमें सभी वर्ड कंसीडर करने हैं। अब ये हमारा फर्स्ट वर्ड है। इस तरह सेकंड वर्ड अब क्या होगा? अगर मैं इन सबको डिक्शनरी वाइज अरेंज करूं तो हमारा सेकंड वर्ड क्या हो जाएगा? दिस विल बी द सेकंड वर्ड। अब थर्ड वर्ड क्या होगा? इसी तरीके से हम आगे सभी 720 वर्ड्स को हम एक पोजीशन दे देंगे, हर वर्ड की एक पोजीशन हो जाएगी। तो हमें बताना है कि ये जो वर्ड है सचिन, ये किस पोजीशन पर है या इसका रैंक क्या है। तो जैसे इस वर्ड का रैंक अगर मैं 1 कह दूं, इसका रैंक 2 है, देन सचिन का रैंक क्या है? दिस इज द प्रॉब्लम। तो इन्हें हम कहेंगे रैंक बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी की प्रॉब्लम है, हम सीखते हैं, देखो कैसे। बस हमें यही कैलकुलेट करना है ना कि सचिन से पहले कितने वर्ड आएंगे। अगर हम सभी वर्ड्स को डिक्शनरी वाइज अरेंज कर दें तो सचिन वर्ड से पहले कितने वर्ड आएंगे। अब इसका तरीका क्या है क्वेश्चन को करने का? जब हम इन्हें डिक्शनरी वाइज अरेंज करेंगे तो सबसे पहले वो वर्ड आएंगे जो ए से स्टार्ट होते हैं, है ना। सबसे पहले वो वर्ड आएंगे विच स्टार्ट्स विद ए। तो हम वो वर्ड कैलकुलेट कर लेते हैं विच स्टार्ट्स विद ए। तो ऑल द वर्ड्स दैट स्टार्ट विद ए, टोटल 6 लेटर वर्ड्स हैं, 6 लेटर हैं, एक लेटर तो फिक्स हो ही गया ए। अब बाकी के अपने पास 5 लेटर हैं, 5 प्लेसेस हैं, तो कितने परमुटेशंस बन जाएंगे? 5 फैक्टोरियल परमुटेशंस बन जाएंगे। ए तो फिक्स हो गया फर्स्ट पोजीशन पर। अब इसके अलावा 5 पोजीशंस बची हैं और 5 ही वर्ड हैं, अपने लेटर हैं अपने पास। तो 5 ऑब्जेक्ट्स आर टू बी अरेंज्ड एट 5 प्लेसेस, और हर अरेंजमेंट हमारे पास एक वर्ड, हमें एक वर्ड दे देगी। तो ऐसे कितने वर्ड होंगे? टोटल 5 फैक्टोरियल। ये कौन से वर्ड हैं? विच स्टार्ट्स विद ए। सो ये वो वर्ड है विच स्टार्ट्स विद ए। तो डिक्शनरी वाइज जो वर्ड ए से स्टार्ट होंगे, डिक्शनरी वाइज जो वर्ड ए से स्टार्ट होंगे वो सभी सचिन से पहले आ जाएंगे ना, क्योंकि ये वर्ड एस से स्टार्ट हो रहा है। और सबसे पहले कौन से वर्ड आएंगे? जो ए से स्टार्ट होंगे। फिर कौन से वर्ड आएंगे? जो सी से स्टार्ट होंगे। फिर कौन से वर्ड आएंगे? जो एच से स्टार्ट होंगे। तो हमें यही सभी वर्ड्स निकालने हैं। तो इसके बाद वर्ड्स विच स्टार्ट विद एच, सॉरी सी। ए के बाद कौन से आएंगे? वर्ड्स विच स्टार्ट विद सी। अब सी से स्टार्ट होने वाले सभी वर्ड्स निकाल लें, वो भी कितने आ जाएंगे? 5 फैक्टोरियल आ जाएंगे, अगेन 5 फैक्टोरियल। तो ये वर्ड्स भी हमारे वर्ड से पहले हैं और ये वाले वर्ड्स 5 फैक्टोरियल ये भी सचिन से पहले आ जाएंगे सभी के सभी, व्हेन द वर्ड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी। उसके बाद एच से स्टार्ट होने वाले सभी वर्ड्स ये भी सचिन से पहले आ जाएंगे, ये भी कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल। तो ये कौन से वर्ड लिख रहा हूं 5 फैक्टोरियल? जो एच से स्टार्ट हो रहे हैं। ये जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं तो फर्स्ट पोजीशन तो फिक्स हो गई, 5 पोजीशन ओपन थी हमारे पास, उनको हम 5 लेटर से कैसे भी फिल कर सकते हैं। फिर वो वर्ड आ जाएंगे जो आई से स्टार्ट होते हैं, ये भी कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल। फिर वो वर्ड आ जाएंगे जो एन से स्टार्ट होते हैं, ये भी कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल।
अब वो वर्ड आएंगे जो एस से स्टार्ट होते हैं। क्या एस से स्टार्ट होने वाले सभी वर्ड हमारे वर्ड से पहले आ रहे हैं? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये हम नहीं कह सकते कि एस से, क्योंकि हमारा रिक्वायर्ड वर्ड भी एस से स्टार्ट हो रहा है और अब जो हम वर्ड्स लिखने जा रहे हैं वो भी एस से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि एस से स्टार्ट होने वाले सभी वर्ड्स हमारे वर्ड से पहले आएंगे। तो जैसे ही आपको अपने वर्ड का, ये हमारा वर्ड है ना, जैसे ही हमें इस प्रोसेस में अपना लेटर मिलता है तो हम अगली प्लेस को फिक्स करेंगे। अब हम ये नहीं कहेंगे कि एस से स्टार्ट होने वाले, अब हम कहेंगे कि भी नेक्स्ट वर्ड पे जाओ, उसे कंपेयर करते हैं। यहां पर जब जो वर्ड एस से स्टार्ट होंगे, अगर मैं उनको डिक्शनरी वाइज देखूं तो उनमें सबसे पहले कौन से आएंगे? अब एस से तो स्टार्ट होंगे ही, अब वो आएंगे ना जिसमें ए सबसे पहले होगा। तो अगली प्लेस को फिक्स करो इसके बाद ए। तो अगर पहला लेटर हमें मिल गया, जैसे ही हमें पहला लेटर हमारा मैच हुआ, हम अगली प्लेस पे चले जाएंगे कि अब हम अगली प्लेस के लिए यही काम करते हैं, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि एस से स्टार्ट होने वाले सभी वर्ड हमारे वर्ड से पहले आएंगे। तो हम डायरेक्टली उनके लिए, जैसे यहां पर 5 फैक्टोरियल लिख दिया था, ये नहीं लिख पाएंगे भाई। क्लियर है? तो अब हम अगले लेटर पे मूव किए। हमने कहा कि भाई एस में, एस वाली कैटेगरी में सबसे पहले कौन से वर्ड आएंगे? जो ए से स्टार्ट होते हैं। तो अब हम क्या देखें कि वो वर्ड्स जो एस ए से स्टार्ट होते हैं, वो वर्ड्स जो एस ए से स्टार्ट होते हैं, क्या वो मेरे वर्ड से पहले आएंगे? भाई मेरा वर्ड भी एस ए से स्टार्ट हो रहा है और यहां भी हम वही वर्ड निकालने जा रहे हैं जो एस ए से स्टार्ट होते हैं। तो हम अगेन ये नहीं कह सकते कि एस ए से स्टार्ट होने वाले सभी वर्ड हमारे वर्ड सचिन से पहले आएंगे। अगर हम ऐसा नहीं कह सकते, देन वी हैव टू मूव टू नेक्स्ट प्लेस। अब हम नेक्स्ट प्लेस पे डिक्शनरी वाइज नेक्स्ट लेटर कौन सा होगा? सी। तो एस ए सी से स्टार्ट होने वाले सभी वर्ड क्या मेरे वर्ड से पहले आएंगे? नहीं, क्योंकि जो हमारा वर्ड है वो भी एस ए सी से स्टार्ट हो रहा है। तो अगेन हमें यहां पर भी क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट पोजीशन की तरफ मूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट पोजीशन हमारे अकॉर्डिंग क्या है? एच है। क्या एस ए सी एच से स्टार्ट होने वाले सभी वर्ड हमारे वर्ड से पहले आएंगे? अगेन नो। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पोजीशन पे चलते हैं। डिक्शनरी वाइज नेक्स्ट क्या आएगी? आई। तो क्या एस ए सी एच आई से स्टार्ट होने वाले सभी वर्ड आएंगे? नहीं आएंगे भाई। तो उसके बाद तो सिर्फ एक ही लेटर बचा है ना, एन। तो यही हमारा लेटर है। तो इससे पहले हमें इसका रैंक निकालना था, सचिन का ही रैंक निकालना था। तो अब रैंक, ये टोटल वर्ड्स, इससे पहले कितने वर्ड आ गए? ये आ गए भाई 5 × 5 फैक्टोरियल प्लस 1 कर दें इस वर्ड के लिए, हमारा रिक्वायर्ड वर्ड है। तो दैट विल गिव मी द, ये जो नंबर आएगा दैट विल बी द रैंक और पोजीशन ऑफ वर्ड सचिन। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120। तो 5 × 120 प्लस 1, तो 601 हो गया। 601 जो सचिन वर्ड होगा वो 601th प्लेस पर होगा, या उसका रैंक हम कहेंगे कि इट्स रैंक इज 601। तो ये है हमारे रैंक बेस्ड क्वेश्चंस। अच्छा, इस क्वेश्चन में सेम कंसेप्ट पर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं कि अगर डिक्शनरी वाइज अरेंज करें हम, सचिन वर्ड किसी पोजीशन पर आएगा, जैसे सचिन की पोजीशन क्या होगी? 601th पोजीशन हो गई। तो इसके बाद अगर हम पीछे से कैलकुलेट करना शुरू करें पोजीशन, अभी तो हम इस वर्ड को फर्स्ट पोजीशन दे रहे थे ना, अगर हम कहीं ये लास्ट पोजीशन है, सभी वर्ड्स को डिक्शनरी वाइज अरेंज कर दो और जो लास्ट में वर्ड आया हम वहां से काउंट करना शुरू करते हैं। सो पीछे से अगर हम काउंट करना शुरू करें, लास्ट वर्ड से अगर हम काउंट करना शुरू करें, तब सचिन की पोजीशन क्या होगी? ये इस क्वेश्चन का एक और वेरिएशन है भाई। तो हम वो भी देख सकते हैं कि भाई उसके बाद अकॉर्डिंगली टोटल वर्ड्स कितने हैं? 720 वर्ड्स बनेंगे टोटल। अब 720 वर्ड्स में सचिन से पहले कितने वर्ड आ गए? सचिन से पहले कितने वर्ड आ गए? 600। तो 120 वर्ड्स, 120 ये जो वर्ड्स हैं, इसमें ये सचिन से स्टार्ट हो रहे हैं ना, जो 120 वर्ड्स अपने पास बचे, इनमें पहला वर्ड क्या है? सचिन। तो सचिन के बाद कितने वर्ड्स आ जाएंगे? सचिन के बाद हमारे पास 119 वर्ड आ जाएंगे। तो टोटल वर्ड्स हमने निकाल लिए, टोटल वर्ड्स बनेंगे 720। सचिन से पहले कितने वर्ड हैं? 600 हैं। ये सारे वर्ड ये सचिन से पहले है ना, ये 600 यहां से आया भाई।
5 इंटू 5 फैक्टोरियल दैट इज 600। तो 600 वर्ड्स जो है वो सचिन से पहले हैं, सचिन के बाद इंक्लूडिंग सचिन, तो सचिन हमारा 601th वर्ड था, तो आफ्टर इंक्लूडिंग सचिन टोटल वर्ड्स कितने होंगे 120। तो अगर हम नीचे से काउंट करना शुरू करें तो तब सचिन की पोजीशन कितनी आ जाएगी, सचिन की पोजीशन होगी 120th। तो अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आफ्टर सचिन कितने होंगे, दे विल बी 119। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें जरूर बिल्कुल पढ़ लेनी है ध्यान से कि पूछा क्या है, आगे से रैंक पूछा है, पीछे से रैंक पूछा है, सचिन से पहले कितने वर्ड हैं ये पूछा है, या सचिन के बाद कितने वर्ड हैं ये पूछा है। तो चारों क्वेश्चंस में आंसर डिफरेंट होगा, कंसेप्ट सेम ही है। तो अब अगला वर्ड देखते हैं, एक और ट्राई कर लेते हैं भाई हम इसी के साथ ही सेम कंसेप्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज से वर्ड है आप लोगों के पास एजुकेशन, वर्ड इज एजुकेशन। इसको हमें अगेन डिक्शनरी वाइज अरेंज करना है, मतलब जितने भी वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एजुकेशन, उनको हमें अगेन डिक्शनरी वाइज अरेंज करना है, और तब एजुकेशन वर्ड का रैंक हमें बताना है, व्हाट इज द रैंक ऑफ एजुकेशन वर्ड। तो आगे से ही बताना है, जब तक ये ना कहा जाए भाई कि भाई पीछे से बताना है स्पेशली, तो तब अगर दिया हो सिंपली फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड एजुकेशन, तो इसका मतलब काउंटिंग हमें फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट करनी है, वहां से रैंक बताना है। तो सबसे पहले कौन से वर्ड होंगे जो ए से स्टार्ट होंगे, इसके बाद कौन से वर्ड आएंगे जो सी से स्टार्ट होंगे डिक्शनरी वाइज, फिर डी से स्टार्ट होंगे, डी के बाद फिर ई से स्टार्ट होंगे, फिर आई से स्टार्ट होंगे, आई के बाद कौन सा वर्ड आ जाएगा भाई, सो ई यूज हो चुका है, डी सी ए, आई के बाद एन, एन के बाद ओ, फिर टी और फाइनली यू। तो डिक्शनरी वाइज मैंने अल्फाबेट्स को इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमने अल्फाबेट्स को अरेंज कर लिया। इस वर्ड में जो लेटर्स हैं उनको इंग्लिश डिक्शनरी के अलोंग के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया पहले हमने। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ताकि इजी हो जाए क्वेश्चन, कि अब मैं देख लूं कि हमारा वर्ड किससे स्टार्ट है, ई से। अब जब तक ई नहीं आएगा, ई से पहले 4 लेटर है मेरे पास, सो ए से स्टार्ट होने वाले सभी वर्ड वो मेरे वर्ड से पहले आएंगे। ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड होंगे, जैसे एक वर्ड यही है, उसमें पहला वर्ड यही है हमारा, ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी, अच्छा इनका ऑर्डर एक बार चेक कर लें भाई, कंफ्यूजन ना हो कि कभी जल्दबाजी में आप टी को यू की जगह कर दें, यू को टी की जगह, एम एन ओ। तो आराम से पहले ये ऑर्डर हम बिल्कुल सही डिसाइड करें, अगर इसी में कहीं गड़बड़ हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। सो सबसे पहले वो वर्ड आएंगे जो ए से स्टार्ट होंगे। ऐसे कितने वर्ड हैं जो ए से स्टार्ट होंगे, टोटल वर्ड्स कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है। तो टोटल वर्ड्स होंगे कितने, 9 फैक्टोरियल वर्ड्स होंगे, क्योंकि रेपिटेशन तो है ही नहीं कहीं। सो एक तो यहां पर आ गया, फर्स्ट पोजीशन फिक्स है, बाकी वर्ड कितने बचेंगे, 8 फैक्टोरियल। सो 8 फैक्टोरियल वर्ड्स हमारे वर्ड एजुकेशन से पहले आ जाएंगे, जो हम डिक्शनरी बनाने जा रहे हैं उस डिक्शनरी में। फिर उसके बाद सी से स्टार्ट होने वाले सभी वर्ड्स, ये भी हमारे वर्ड से पहले आ जाएंगे। फिर डी से स्टार्ट होने वाले सभी वर्ड, ये भी हमारे वर्ड से पहले आ जाएंगे। सो ए सी और डी से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड हैं वो एजुकेशन वर्ड से तो पहले ही आएंगे। फिर बारी आती है ई की, क्या ई से स्टार्ट होने वाले सभी वर्ड आ जाएंगे भाई, नहीं कह सकते। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अगली पोजीशन पे जाएंगे, अगली पोजीशन फिक्स करेंगे। ई के बाद अगली पोजीशन क्या है, पहला लेटर मैच हो गया, अब हम अगली पोजीशन पर जाएंगे, अगली पोजीशन ए। ई ए से स्टार्ट होने वाले सभी वर्ड हमारे वर्ड से पहले आएंगे, क्योंकि हमारा वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है, ई डी से। सो ई डी, ई ए तो ई डी से पहले ही आएगा ना, तो ई ए से स्टार्ट होने वाले सभी वर्ड हमारे वर्ड से पहले आएंगे। और ऐसे कितने वर्ड हैं, 2 पोजीशन तो फिक्स हो ही गई, ई और ए, बाकी कितनी बची, 7 पोजीशन और 7 लेटर्स है अपने पास, तो 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर ई ए के बाद अपने पास क्या है भाई, हम ई से देख रहे हैं, ई सी से स्टार्ट होने वाले सभी वर्ड भी हमारे वर्ड से पहले आ जाएंगे। मैंने यहां से स्टार्ट किया, देखो ये तो हमारा वर्ड था, पहला वर्ड,
फिर अगेन डिक्शनरी वाइज ए से स्टार्ट हो जाओ, पहले ई ए वाले वर्ड आएंगे, फिर ई सी वाले वर्ड आएंगे, ये सब भी हमारे वर्ड से पहले आ जाएंगे। फिर उसके बाद ई डी वाले वर्ड आ जाएंगे, ये भी सभी हमारे वर्ड से पहले आ जाएंगे। सॉरी यहां पर हमें रुकना है। क्या ई डी से स्टार्ट होने वाले सभी वर्ड्स हमारे वर्ड से पहले आ जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। तो अभी क्या करना है, हमें अगेन पोजीशन फिक्स करनी है, नेक्स्ट पोजीशन फिक्स करनी है। तो ई डी, जो वर्ड ई डी से स्टार्ट होंगे, हम ये नहीं कह सकते कि वो सब के सब हमारे वर्ड से पहले आएंगे। तो अब हम नेक्स्ट पोजीशन पर चलते हैं। क्या ई डी ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड, ई डी ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड हमारे वर्ड से पहले आएंगे? बिल्कुल। तो हम सेकंड पोजीशन तक पहुंच गए, क्योंकि ये तो ई डी यू से स्टार्ट है, ई डी ए से स्टार्ट होने वाले कितने हो जाएंगे? 6 फैक्टोरियल। इस तरह ई डी ए के बाद क्या आएगा? सी, ई डी सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड, ये भी सब पहले आ जाएंगे 6 फैक्टोरियल। फिर ई डी सी के बाद क्या है? देखो ये डी ऑलरेडी यूज हो चुका है, कभी इसको दोबारा यूज कर ले हम। ई डी ऑलरेडी यूज हो चुका है, उसके बाद ई भी यूज हो चुका है। अब हम आई पे, ई डी आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड, ये भी हमारे वर्ड से पहले आएंगे। ई डी आई के बाद क्या है? एन, ये भी सभी हमारे वर्ड से पहले आएंगे। फिर उसके बाद ई डी ओ, ये सभी भी हमारे वर्ड से पहले आएंगे। ओ के बाद टी, तो ई डी टी से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड होंगे? 6 फैक्टोरियल, और ये सब हमारे वर्ड से पहले आ जाएंगे। उसके बाद क्या बचा? अब ई डी यू। क्या ई डी यू से स्टार्ट होने वाले वर्ड हमारे वर्ड से पहले आएंगे? नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते, क्योंकि यहां पर भी ई डी यू है और हमारे पास भी क्या है? हम कौन से वर्ड निकालने जा रहे हैं? जो ई डी यू से स्टार्ट होते हैं, तो हम नहीं कह सकते। इसलिए अब हम नेक्स्ट पोजीशन पर मूव करते हैं, एक पोजीशन और फिक्स करते हैं। अब नेक्स्ट 4 पोजीशन की बारी। तो हमारे अकॉर्डिंग अब ई डी यू से स्टार्ट होने वाले सबसे पहला वर्ड कौन सा है? ई डी यू से स्टार्ट होने वाला तो वो ए से स्टार्ट होगा ना। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ई डी यू ए से स्टार्ट होने वाले सभी वर्ड इससे पहले आएंगे, क्योंकि ये वर्ड किससे स्टार्ट है? ई डी यू सी से स्टार्ट है। तो ई डी यू ए से स्टार्ट होने वाले सभी वर्ड हमारे वर्ड से पहले आएंगे, और ऐसे कितने वर्ड होंगे? 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 पोजीशन तो फिक्स कर ही दी हमने ई डी यू ए। फिर उसके बाद ई डी यू ए के बाद क्या आएगा डिक्शनरी वाइज? सी। क्या ई डी यू सी से स्टार्ट होने वाले सभी वर्ड हमारे वर्ड से पहले आएंगे? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारा वर्ड भी ई डी यू सी से स्टार्ट हो रहा है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अगेन एक पोजीशन फिक्स, ये तो फिक्स हो गई, ई डी यू सी तो फिक्स हो गई। ई डी यू सी से स्टार्ट होने वाले सभी वर्ड जरूरी नहीं है हमारे वर्ड एजुकेशन से पहले आए। तो अब हम अगले वर्ड पे चलते हैं, अगले लेटर पे चलते हैं। सॉरी, अगला लेटर क्या? ई डी यू सी। ई डी यू सी में जो वर्ड ई डी यू सी से स्टार्ट होंगे उसमें सबसे पहले यहां पर क्या आएगा? ए। तो ई डी यू सी ए से स्टार्ट होने वाले सभी वर्ड्स, यहां पर भी क्या है? ई डी यू सी ए है, तो ए भी मैच कर गया। अब हमें फिर से अगली पोजीशन पे चलना है। ई डी यू सी, तो क्या क्या यूज हो गया देखें भाई। ई भी यूज हो चुका है, डी भी यूज हो चुका है, यू भी यूज हो चुका है, और सी भी यूज हो चुका है, ए भी यूज हो चुका है। तो इसके बाद कौन से? ई डी यू सी ए में सबसे पहले कौन से वर्ड आएंगे? जो आई से स्टार्ट हो रहे हैं। सो यहां पर भी ई डी यू सी ए है, और यहां पर भी ई डी यू सी ए है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ई डी यू सी ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड होंगे? 4 फैक्टोरियल। इससे स्टार्ट होने वाले 4 फैक्टोरियल वर्ड होंगे, लेकिन ये 4 फैक्टोरियल वर्ड जरूरी नहीं है हमारे वर्ड से पहले आए, क्योंकि हमारा वर्ड भी किससे स्टार्ट है? ई डी यू सी ए से स्टार्ट है। ये भी 4 फैक्टोरियल में से कोई एक वर्ड है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट पोजीशन को फिक्स करना पड़ेगा। नेक्स्ट पोजीशन क्या है हमारे अकॉर्डिंग? आई। तो ई डी यू सी ए आई से स्टार्ट होने वाले कितने बचे? भी यहां तो 6 आ गए ना, तो 3 ही बचे हैं। कितने होंगे? 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये वर्ड टी से स्टार्ट है ए के बाद, तो आई से स्टार्ट होने वाले सभी वर्ड हमारे वर्ड से पहले आएंगे। फिर उसके बाद ई डी यू सी ए एन, ये सभी 3 फैक्टोरियल वर्ड्स, ये भी हमारे वर्ड से पहले आएंगे। फिर ई डी यू सी ए एन के बाद ओ, ये वर्ड भी हमारे वर्ड से पहले आएंगे 3 फैक्टोरियल।
फिर ई डी यू सी ए, ओ के बाद क्या आ गया टी। क्या ईडीयू कैट, एडुकैट से स्टार्ट होने वाले वर्ड हमारे वर्ड से पहले आएंगे? नहीं, क्योंकि हमारा वर्ड भी एडुकैट से स्टार्ट हो रहा है। हमारा वर्ड भी एडुकैट से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसका मतलब अब क्या है भाई, नेक्स्ट पोजीशन फिक्स करो। इतना तो फिक्स हो ही गया। अब हम क्या देखेंगे, एडुकैट। एडुकैट में हमारे पास टी भी खत्म हो गया। अब अगले वर्ड हमारे अकॉर्डिंग, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगला वर्ड क्या होगा वो आई से स्टार्ट होगा। तो क्या एडुकैट आई, ठीक है भाई, एडुकैट तक तो मैप हो गए ना। अब हमें क्या देखना है, क्या एडुकैट आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड हमारे वर्ड एजुकेशन से पहले आएंगे? कह नहीं सकते, क्योंकि यहां पर भी अगला वर्ड क्या है, लेटर क्या है, अगला आई ही है। तो इसको भी फिक्स कर दे। इसको फिक्स किया तो अब अगले पे चलते हैं। एडुकैट आई भी फिक्स हो गया। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगला क्या आएगा, एन ओ। तो अगला वर्ड डिक्शनरी अकॉर्डिंग एन ओ है। और इसके बाद अगला वर्ड क्या हो जाएगा, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आई ओ एन हो जाएगा भाई। तो ये है हमारा वर्ड एजुकेशन। तो आंसर क्या होगा देखो, इन सभी को ऐड कर दें तो 3 इंटू 8 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 7 फैक्टोरियल प्लस 1 2 3 4 5 6 इंटू 6 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 3 into 3 factorial plus 2. This value will be the rank of our word education. तो क्वेश्चन लेंथी है, कंसेप्ट सेम है। कंसेप्ट क्या है, पहले सभी लेटर्स को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करो, फिर पहले लेटर से देखो कितने वर्ड आएंगे। क्या ये लेटर और हमारा लेटर मैच तो नहीं करते? जैसे ही आपका लेटर मैच कर जाए, हमारे वर्ड में जैसे ही लेटर इससे मैच कर जाए, तो हमें इसको फिक्स करके फिर नेक्स्ट से शुरू कर देना है। तो ऐसे लूप चलेगी। ये था हमारा रैंक बेस्ड टाइप 1 प्रॉब्लम। टाइप 1 क्यों, यहां पर डुप्लीकेसी नहीं है, रेपिटेशन नहीं है, एक लेटर सिर्फ एक ही बार यूज हो रहा है। तो इसमें टाइप 2 प्रॉब्लम कौन सी है, जहां पर रेपिटेशन होती है, तो हम वो देखते हैं टाइप 2 प्रॉब्लम। ये सीबीएसई में भी आपसे पूछा जा सकता है, इस पर क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में मिसलेनियस एक्सरसाइज में है इस टाइप का क्वेश्चन। तो आप उसे देख लें भाई, इसे मिस मत करें कंसेप्ट को। सो कंसीडर द वर्ड पेपर। पेपर देखते हैं, छोटा सा वर्ड है पेपर, PAPER। इसका रैंक निकालना है, पेपर का रैंक निकालना है हमें, पेपर का रैंक। तो सबसे पहले इस वर्ड्स को अरेंज करो भाई, इसके लेटर्स को अरेंज करो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। AE के बाद क्या आएगा, R, फिर PP। नहीं, गलत हो गया भाई थोड़ा सा, पहले P आएंगे, PQR और फिर R आएगा। तो इसका रैंक निकालना है हमें। 2 P है यहां पर, ध्यान दें भाई, थोड़ा सा चेंज है सिर्फ। सबसे पहले वर्ड आएंगे जो A से स्टार्ट होते हैं। कितने वर्ड होंगे जो ए से स्टार्ट होते हैं? टोटल 5 लेटर हैं, एक तो यहां फिक्स हो ही गया, तो 4 प्लेसेस बची है। 4 प्लेसेस 4 लेटर, लेकिन उसमें डुप्लीकेट भी हैं। तो 4 प्लेसेस पर 4 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, जिसमें 2 आइडेंटिकल हैं। तो आंसर इज 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। बस इसका ध्यान रखना है। क्लियर है कि आप अरेंज किसको कर रहे हो। फिर जो वर्ड हमारे ई से स्टार्ट होंगे वो भी इससे पहले आ जाएंगे। जो ई से स्टार्ट वर्ड होंगे वो भी कितने होंगे, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। फिर ई के बाद पी। जो वर्ड पी से स्टार्ट हो रहे हैं, क्या वो हमारे वर्ड से पहले आएंगे? हम ये नहीं कह सकते भाई, क्योंकि हमारा वर्ड भी पी से स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही वर्ड मैच करे, अगली पोजीशन पर पहुंच जाना है, अगली पोजीशन को फिक्स करो। तो ये तो फिक्स हो ही गई है। अब हम अगली के लिए हिट एंड ट्रायल करेंगे। तो इसके डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगला लेटर क्या होगा हमारा, ए होगा। ए, क्या PA से शुरू होने वाले सभी वर्ड हमारे वर्ड से पहले आएंगे? नहीं कह सकते, क्योंकि यहां भी अगला वर्ड लेटर क्या है, PA है। तो ये 2 पोजीशन हो गई फिक्स। अब अगली पोजीशन के लिए चेक करते हैं, डिक्शनरी वाइज अगली क्या आएगी, E। तो क्या PAE से स्टार्ट होने वाले सभी वर्ड हमारे वर्ड से पहले आएंगे? बिल्कुल आएंगे भाई, क्योंकि ये वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है, PAP से स्टार्ट हो रहा है, और हमारे वर्ड किससे स्टार्ट हो रहे हैं, PAE से। तो ऐसे कितने वर्ड होंगे? तो 2 ही प्लेसेस बची हैं।
PAE तो आ ही गया। 2 प्लेसेस पर कितने तरीके से अरेंज होंगे? 2 फैक्टोरियल, क्योंकि PAE ये 3 तो आ ही चुके हैं, सिर्फ 2 बचे थे, दोनों डिस्टिंक्ट है, 2 फैक्टोरियल। तो उसके बाद PAE के बाद क्या आ जाएगा? फिर से PAP से स्टार्ट होने वाले वर्ड, E के बाद फिर से अगला वर्ड क्या आएगा भाई हमारा? P। तो A भी कंज्यूम हो चुका है और एक P भी कंज्यूम हो चुका है। तो अब PAP से स्टार्ट होने वाले वर्ड क्या हमारे वर्ड से पहले आएंगे? नहीं कह सकते, क्योंकि ये भी PAP से स्टार्ट हुआ। अब हम अगले पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे वर्ड क्या होंगे? ये तो 3 तो फिक्स हो गए। नेक्स्ट PAPE से स्टार्ट होने वाले, यहां भी PAPE है और फिर अगला R, तो अगला वर्ड हमारा पेपर ही आ जाएगा। तो ये बन गया भाई हमारे पास। सो जब ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट हो, इस चीज का ध्यान रखें कि हम अपना आइडेंटिकल परमुटेशन फॉर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, वो वाला रूल यूज कर लें। तो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 24, तो ये 24 बाय 2 दैट इज 12। ये भी कितना बना? 12, ये 2, ये 1, 24, 2 26 और 1 27। तो रैंक ऑफ पेपर इज 27, 27 रैंक आ गया वर्ड पेपर का। तो ये थी हमारी रैंक बेस्ड प्रॉब्लम्स। क्लियर है? तो एक कैटेगरी है प्रॉब्लम्स की। नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं भाई। नेक्स्ट इज गैप मेथड। गैप मेथड ध्यान से देखें भाई, नाम दिए गए हैं, कोई फॉर्मल टर्म नहीं है गैप मेथड, ये हमारी अपनी टर्म्स हैं। गैप मेथड किस कैटेगरी के क्वेश्चंस को हम गैप मेथड से सॉल्व करेंगे? गैप मेथड से ये वर्ड कंसीडर करो, मेथड, इसी को ले लेता हूं मैं वर्ड को, मेथड। कंसीडर दिस वर्ड मेथड। अब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड मेथड कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मेथड, तो 6 है यहां पर, 6 के 6 डिस्टिंक्ट है, तो 6 फैक्टोरियल वर्ड्स बन जाएंगे। सिंपल, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये, तो हमें अब सिंपल हो गया, हमारे लिए बेसिक हो गया। लेकिन मुझे वो वर्ड निकालने हैं जिसमें वोवल्स आर नॉट टुगेदर, या हम कहते हैं ऑल द वोवल्स आर सेपरेटेड। तो मुझे वो वर्ड्स निकालने हैं जिसमें कुछ पर्टिकुलर लेटर्स दे आर नेवर टुगेदर। जैसे ये जो 6 फैक्टोरियल वर्ड है, इसमें कुछ वर्ड ये भी होंगे, MEOTHD, ये वर्ड भी होगा इसमें, फिर इसमें ये वर्ड भी होगा THD, फिर इसमें ये वर्ड भी होगा TDH, इसमें ये वर्ड भी होगा T, तो यूज हो गया था MDH ऐसे। तो मुझे ये वर्ड नहीं चाहिए। सो दोज वर्ड्स क्वेश्चन की तरह है, फाइंड दोज वर्ड्स इन विच वोवल्स आर नॉट टुगेदर। तो जितने भी वोवल हैं, कोई भी 2 वोवल एक साथ नहीं होने चाहिए, हमें ये वाले वर्ड नहीं चाहिए। तो टोटल वर्ड्स तो हैं 6 फैक्टोरियल, लेकिन हमें वो वर्ड्स चाहिए जिसमें वोवल्स आर नॉट टुगेदर। ऐसा ही कॉन्स्ट्रेंट, ऐसी ही कंडीशंस किसी भी सेट ऑफ वर्ड्स या किसी भी सेट ऑफ लेटर्स पर लगा सकते हैं, कि किसी में ऐसे कह देंगे फाइंड दोज वर्ड्स इन विच T and H are not together, या find those words in which THD are not together। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे गैप मेथड से। ये जो मेथड हम यूज करेंगे इसका नाम हम दे रहे हैं भाई गैप मेथड। कैसे? जिन वर्ड्स को सेपरेट करना है उन्हें निकाल दो, है ना, उन्हें इग्नोर करो। टोटल वर्ड्स कितने हैं? 6। किसको सेपरेट करना है? E और O को सेपरेट करना है। तो E और O के अलावा कितने लेटर बचे हैं? MTHD, 4 लेटर बचे हैं। तो इन 4 लेटर्स को अरेंज कर दो। कितने तरीके से अरेंज होंगे? 4 फैक्टोरियल। प्रोसेस ध्यान से देखनी है भाई गैप मेथड। तो जिन वर्ड्स को हमें सेपरेट करना है, E और O को सेपरेट करना है, इन्हें इग्नोर करने के बाद कितने लेटर बचे? 4 लेटर बचे। इनको अरेंज करो। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल तरीके से। अब इन 4 के अलोंग कितने गैप हैं? जब हम 4 ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में अरेंज करेंगे
तो देखो एक गैप ये, एक गैप ये, अगर मैं ई को यहां रख दूं और ओ को यहां रख दूं तो सेपरेट हो जाएंगे ना ई और ओ। ये जो मैं डैश से दिखा रहा हूं इनको हम कहेंगे अब आज के बाद गैप्स। तो अगर जो ग्रीन कलर के डैश है, मैंने 4 ऑब्जेक्ट्स को लीनियरली अरेंज किया, 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को लीनियरली अरेंज किया, टोटल वेज कितने हैं 4 फैक्टोरियल। 4 के अलोंग कितने गैप हो जाएंगे 5, 1 2 3 4 5 गैप्स आर देयर। अगर मैं ई और ओ को इन 2 गैप्स में रख दूं तो मेरा जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दैट वो सभी वर्ड्स आ जाएंगे मेरे पास जिसमें ई और ओ सेपरेट है। तो इन 5 गैप में से अब हमें कोई 2 गैप सेलेक्ट करने हैं, या ऐसा कहें कि 5 पोजीशन है, 2 ऑब्जेक्ट हैं ई एंड ओ। 5 पोजीशन पर 2 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं भाई 5p2 तरीके से। तो हम ऐसा करें 5 में से कोई 2 पोजीशन सेलेक्ट कर लेते हैं 5c2 से। क्लियर है, 5 में से 2 गैप सेलेक्ट हो गए। से ये गैप G1 है, ये गैप G2 है, ये गैप G3 कह देता हूं, G4 और G5। अगर G1 और G3 सेलेक्ट हो गए तो मैं यहां पर E O रख सकता हूं या O E रख सकता हूं, 2 तरीके से, 2 पोजीशन 2 तरीके से। तो 2 पोजीशन सेलेक्ट होगी जहां पर E और O रखे जाएंगे, और वो कितने तरीके से रखे जा सकते हैं, अरेंजमेंट कितनी होगी 2 फैक्टोरियल। तो ये 5p2 ही बन गया देखो अपने पास, है ना। तो 5 प्लेसेस हैं, 2 ऑब्जेक्ट अरेंज करने हैं, कितने तरीके होंगे 5p2। तो ये हमारा आंसर आ गया 4 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 बाई 2 इंटू 2, ये हुआ कैंसल। तो 20 इंटू 24 480 वर्ड्स, टोटल वर्ड्स थे 720, उसमें 480 वर्ड्स ऐसे होंगे जिसमें E एंड O आर नॉट टूगेदर। क्लियर है भाई। तो ये है हमारा एक मेथड, इसको कहते हैं हम गैप मेथड। ये क्वेश्चन है, इसके लिए एक दूसरा मेथड भी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अगर हम वो वर्ड्स निकाल लें जिसमें E और O एक साथ हों, तो सभी वर्ड्स, ये जो 6 फैक्टोरियल वर्ड्स हैं, इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। E O टूगेदर, E O सेपरेटेड, ऐसे ही होंगे भाई। 2 ही कैटेगरी के वर्ड्स मिलेंगे ना हमें, या तो O और E एक साथ होंगे या O और E सेपरेटेड होंगे। तो हम क्या करते हैं कि ये जो टुगेदर वाले वर्ड्स हैं ये निकाल लें, व्हेन E एंड O आर टुगेदर। ये तो हमने सीखा था पिछले सेशन में कि अगर मुझे वो वर्ड्स निकाल ले जिसमें E और O टुगेदर हैं तो वो कितने आ जाएंगे। इन दोनों को एक बॉक्स में बंद करो तो अब टोटल वर्ड्स कितने बचे, पहले 6 थे भाई, 2 को एक बॉक्स में बंद कर दिया तो कितने बचे 5। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल किस लिए कि बॉक्स में ये आपस में भी अरेंज होंगे। तो ये वो वर्ड्स आ गए जिसमें E एंड O आर टुगेदर, ये दोनों एक साथ हैं। अब अगर टोटल वर्ड्स में से मैं ये वाले वर्ड निकाल दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो सिर्फ यही बचेंगे ना जिसमें E एंड O सेपरेटेड है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 2। 5 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लेता हूं, 6 माइनस 2, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 4, ये आंसर आ गया अपना। यहां भी यही आंसर आ रहा, देखो ये 5 फैक्टोरियल है इंटू 4, तो 480 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये दूसरा तरीका है कि टोटल माइनस समथिंग दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो टोटल माइनस हमें चाहिए थे कि EO एक साथ नहीं होने चाहिए, तो हमने वो वर्ड निकाल लिए जिसमें EO एक साथ है, उन्हें टोटल में से माइनस कर दिया। दैट विल बी द सेम एज गैप मेथड। तो गैप मेथड वाइड मेथड है, हर टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा जिसमें कितने भी लेटर्स को सेपरेटेड करना हो। ये बड़ा स्पेसिफिक सा है, तो स्कूल में इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं सिर्फ। अभी अगर आपको कह दें कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम सेम भाई गैप मेथड को हम कैसे यूज कर सकते हैं। से हमारे पास ये वर्ड है ABEOCD ऐसे, तो ये है 6 लेटर है। इसमें अपने पास कितने वोवल्स आ गए, 3 वोवल हैं और 3 कॉन्सोनेंट। तो अगेन मुझे वो वर्ड्स निकालने हैं इन विच वोवल्स
no two vowels are together. No two vowels are together. Find those words in which no two vowels are together. टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे? 6 फैक्टोरियल वर्ड्स बनेंगे भाई. टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे? 6 फैक्टोरियल. ये किस कैटेगरी में आएंगे? देखो, एक कैटेगरी तो वो आ जाएगी जो हमें चाहिए, नो टू वोवल्स आर टुगेदर. नो टू वोवल्स आर टुगेदर. एक कैटेगरी वो आएगी जिसमें टू वोवल्स आर टुगेदर एंड वन इज सेपरेटेड. वन वोवल इज, थर्ड वोवल कहते हैं, थर्ड वोवल इज सेपरेटेड. एग्जैक्टली हम ऐसा लिख लें, एग्जैक्टली टू वोवल्स आर टुगेदर. जैसे नो टू वोवल्स आर टुगेदर में मुझे कैसे चाहिए? ए बी ई सी ओ डी, इस टाइप के वर्ड चाहिए. वोवल 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 सेपरेटेड है तीनों. यहां पर किन की बात हो रही है? जिसमें दो वोवल एक साथ है, ए ई बी, लेकिन तीसरा अलग है. ये वाले वर्ड चाहिए जिसमें दो वोवल एक साथ हो, एग्जैक्टली दो वोवल. फिर तीसरी कैटेगरी कौन सी आ जाएगी? जिसमें तीनों वोवल एक साथ हैं, ऐसे. तो ये वो कैटेगरी आ गई 3. तो ये जो टोटल वर्ड्स हैं 6 फैक्टोरियल वर्ड्स हैं, ये इन तीनों, हर वर्ड इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी में जाएगा. आप रैंडमली आंख मीच के कोई भी एक वर्ड लिख दो, है ना, सही, यही लिख दिया. अब ये किस कैटेगरी में जाएगा? यहां पर ए बी ई दो वोवल्स एक साथ है, तो ये किस कैटेगरी में जाएगा? और तीसरा सेपरेटेड है, तो ये इस सेकंड कैटेगरी में चला जाएगा हमारे पास, इस कैटेगरी में. कोई और वर्ड लिखो, फिर देखो तीनों में से किस कैटेगरी में जाएगा. अब अगर मैं यहां पर अपनी पिछले वाली अप्रोच लगाऊं कि नो टू वोवल्स आर टुगेदर, मैं क्या करूं? टोटल माइनस ऑल वोवल्स टुगेदर. टोटल माइनस ऑल वोवल्स टुगेदर. तो क्या ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा? दैट नो टू वोवल्स आर टुगेदर. हमें चाहिए वो वर्ड्स जिसमें कोई भी दो वोवल एक साथ ना हो. और यहां से हमें क्या मिल रहा है? यहां से हमें कौन कौन से मिल रहे हैं? टोटल में से हमने तो ये वाले माइनस किए ना, तो ये वाले वर्ड मिलेंगे और ये वाले वर्ड मिलेंगे. ये नहीं चाहिए भाई हमें, हमें चाहिए सिर्फ ये. तो ये वो जो पिछले क्वेश्चन में हमने अप्रोच की थी, टोटल माइनस समथिंग, उसको हम यहां पर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे ये भी माइनस करने पड़ेंगे, ये भी माइनस करने पड़ेंगे, तो क्वेश्चन बहुत ही लेंथी हो जाएगा. अब इसको हम करें गैप मेथड से. तो हमारे पास कितने कॉन्सोनेंट हैं? कॉन्सोनेंट है सी बी डी, 3 है, कैसे भी लिख लो. 3 कॉन्सोनेंट को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल. तो जिसको सेपरेट करना है उन्हें बाहर निकालो, इग्नोर देम. उनके अलावा जो बचे हैं उनको आप अरेंज कर दो. 3 फैक्टोरियल से हम अरेंज कर सकते हैं. मल्टीप्लाई बाय 3 के अक्रॉस कितने गैप हैं? 4 गैप्स. 1 2 3 4 गैप्स आर देयर. हमें कितने गैप चाहिए? हमें तो सिर्फ 3 गैप चाहिए ना, क्योंकि अपने पास 3 वोवल हैं, ए ई ओ. तो इन 4 में से कोई 3 गैप सेलेक्ट कर लेते हैं, 4C3. अब आपके पास 3 गैप हैं, वो G1 G2 G3 भी हो सकते हैं, G1 G3 G4 भी हो सकते हैं, G2 G3 G4 भी हो सकते हैं, कैसे भी. 4 में से हमने 3 गैप सेलेक्ट कर लिए सिर्फ. अब इन 3 गैप में 3 लेटर्स, 3 वोवल्स को अरेंज करना है. 3 पोजीशन है, 3 वोवल्स है. कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल. मल्टीप्लाई क्यों करते जा रहे हैं हम? मल्टीप्लाई क्यों करते जा रहे हैं? क्योंकि टास्क खत्म नहीं हुई है. टास्क खत्म कब होगी? जब वोवल सेपरेट हो जाएंगे. वोवल सेपरेट कहां पर हो रहे हैं? यहां पर आकर. यहां पर तो सिर्फ कॉन्सोनेंट अरेंज हुए थे, वोवल्स अरेंज हुए नहीं थे. फिर हमने वोवल्स को अरेंज किया पोजीशंस के अकॉर्डिंग, और वोवल्स की पोजीशन सेलेक्ट की और फिर उन्हें अरेंज कर दिया. सो दिस इज द कंप्लीट आंसर. आंसर होगा 6 × 4 × 6. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा. सो गैप मेथड क्लियर है आई थिंक अब, कि गैप मेथड हम कब यूज करेंगे? व्हेन ऑल द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स आर टू बी सेपरेटेड, तब हम अपना गैप मेथड यूज करेंगे. तो आज हमने 2 मेथड पढ़ लिए, एक तो रैंक मेथड और एक गैप मेथड. इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे. अभी हम पिछले सेशन में जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे वो डिस्कस कर लेते हैं. लास्ट सेशन में हमने होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे कि देयर वर 10 पॉइंट्स इन ए प्लेन.
10 पॉइंट्स इन ए प्लेन, उनसे कितनी लाइन पास होंगी। दो क्वेश्चन थे। 10 पॉइंट्स इन ए प्लेन सच दैट नो टू ऑफ देम आर कोलिनियर। तो टोटल लाइंस, जैसे नो टू ऑफ देम आर कोलिनियर, अगर 3 की बात करूं मैं तो इस टाइप से है कि कोई भी 10 पॉइंट्स आर इन ए प्लेन सच दैट नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर। ऐसी सिचुएशन नहीं है कि कोई 3 एक लाइन में आ जाएं, तब टोटल लाइंस कितनी पास होंगी। एक लाइन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, है ना। एक लाइन को बनाने के लिए हमें चाहिए 2 पॉइंट। तो हम ये देख लेते हैं कि 10 पॉइंट्स है अपने पास, हम कितनी लाइन बना पाएंगे। एक लाइन बनाने के लिए कितने चाहिए, 2 पॉइंट। तो हम 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं 10C2 से। P नहीं आएगा क्योंकि हमें क्या करना, सिर्फ सिलेक्ट जो लाइन P1 और P2 से जा रही है। से आपने सेलेक्ट किया P1 P2, एक सिलेक्शन हमारी आ गई P1 P2 P1 सेम सिलेक्शन है। सिलेक्शन का मतलब अरेंजमेंट नहीं है, सिर्फ सिलेक्ट करने हैं। तो ये 2 डिफरेंट परमुटेशन है, लेकिन सिलेक्शन एक ही है, कॉम्बिनेशन एक ही है। क्लियर है। कॉम्बिनेशन याद रख लो कि कॉम्बिनेशन तो ये एक ही है, 2 ऑब्जेक्ट P1 P2। ऐसे ही जिसे ये P3 है तो P2 P3 ये एक ही कॉम्बिनेशन है। P2 P3 कह लो या P3 P2 कह लो, कॉम्बिनेशन एक ही है। तो 2-2 के जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे उतनी ही लाइन बन जाएंगी। 2-2 के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे भाई, 10C2। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस इज 10 × 9/2, 545 आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ लाइंस इज 45। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसी में, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स कितने होंगे। ट्राइंगल बनाने के लिए हमें चाहिए 3 पॉइंट। अगर आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो एक ट्रायंगल बन जाएगा भाई। सो 10 हमारे पास कितने पॉइंट है, 10 में से 3 पॉइंट्स, वी सिलेक्ट 3 पॉइंट्स। जब भी सिलेक्शन की बात आए तो C कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन। सो 10C3 कितना बनेगा, 10 × 9 × 8/3 × 2 × 1। इसे कर लेते हैं कैंसिल भाई। तो 120 आ गया। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आर 120। टोटल ट्राइंगल्स आर 120। ये तो थी फर्स्ट प्रॉब्लम। तो फर्स्ट प्रॉब्लम का अपना आंसर आ गया। फर्स्ट है भाई 45 लाइंस एंड 120 ट्राइंगल्स, ये बन गया। फिर सेकंड पार्ट था प्रॉब्लम का। सेकंड पार्ट था कि 10 पॉइंट्स, टोटल नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी ड्रॉन using 10 points such that except 4 points rest 3 are not collinear। कि 10 में से सिर्फ 4 पॉइंट ऐसे हैं जो एक लाइन पर है। 2 तो ये हो गए, से 3 4, ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जो एक लाइन पर हैं, विच आर कोलिनियर। और इनके अलावा कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है। 2 पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर होते हैं। 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। 2 पॉइंट से हमेशा एक लाइन जाएगी। लेकिन जब 3 पॉइंट की बात आती है तो वो कोलिनियर हो भी सकते हैं और नहीं भी। जैसे ये है P1 P2 P3, दे आर नॉन कोलिनियर। लेकिन ये P1 P2 और P4 दे आर कोलिनियर। सो 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। 3 पॉइंट मे और मे नॉट बी कोलिनियर। अगर कोलिनियर होंगे तो लाइन बनेगी, नॉन कोलिनियर होंगे तो ट्रायंगल्स बन जाएंगे। तो सेकंड प्रॉब्लम थी कि 10 पॉइंट है, उसमें 4 कोलिनियर है, इसके अलावा कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है। तो अब टोटल लाइंस कितनी बनेंगी और टोटल ट्रायंगल्स कितने बनेंगे। सो पहले लाइन की बात करते हैं। अगर 10 पॉइंट है और उसमें कोई भी 3 कोलिनियर नहीं होते, जैसे पहले प्रॉब्लम में था, तो टोटल लाइंस कितनी बनती, 10C2। 10 पॉइंट है सच दैट नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, टोटल लाइंस विल बी 10C2। लेकिन 4 पॉइंट तो कोलिनियर है ना। अगर ये 4 पॉइंट इस तरीके से होते कि इनमें से कोई भी 3 कोलिनियर ना होते तो कितनी लाइंस बनाते, 4C2। ये 4C2 कौन सी लाइंस है, वो जो 4 पॉइंट, अगर उनमें से अभी तो 4 पॉइंट एक लाइन में है, ऐसे एक लाइन बना दी इन्होंने, 4 पॉइंट सिर्फ एक ही लाइन बना रहे हैं। अगर ये 4 पॉइंट कोलिनियर इस तरीके से होते
कि इनमें से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है। तो अब कितनी लाइन बनती देखो, एक लाइन ये आ गई, एक लाइन ये आ गई, एक लाइन ये आ गई, फिर एक लाइन ये आ गई, एक लाइन इधर बन गई, एक लाइन ये इधर बन गई, ऐसे 6 लाइन बन जाती है अपनी। क्लियर है? कितनी लाइन बनती? 4C2। लेकिन बनी कितनी? सिर्फ एक। बननी चाहिए थी 4C2। तो हमने क्या किया, हमने अज्यूम कर लिया कि भाई कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है। तो मैक्सिमम लाइंस कितनी बनेंगी? 10C2। ये जो 4 कोलिनियर थे ये कितनी लाइन बनाते? 4C2 लाइंस बनानी चाहिए थी इन्हें, लेकिन इन्होंने बनाई कितनी लाइंस? बनाई कितनी लाइंस इन्होंने भाई? इन्होंने तो सिर्फ एक ही लाइन बनाई है ना। तो पहले मैं ये सारी लाइंस जो बनाते ये माइनस कर देता हूं इसमें से, +1। ये 1 क्यों किया हमने? क्योंकि इन सभी ने मिलकर एक लाइन तो बनाई है। तो आप इसे ऐसे भी देख सकते हो कि यहां प्लस कर लो, यहां माइनस, कि इन 4 पॉइंट्स को देनी चाहिए थी कितनी लाइंस? 4C2 लाइंस देनी चाहिए थी ना। वो सभी की सभी मैंने यहां काउंट कर ली, लेकिन इन्होंने एक्चुअल में दी कितनी? एक ही लाइन दी है। तो यहां से मुझे कौन सी लाइंस हटानी है? से ये वाली लाइन तो है, ये कोलिनियर वाली, बाकी की सारी 5 लाइन हटानी है ना मुझे, तो वो मैंने माइनस कर दी। तो इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। सेट्स में भी हमने बात की थी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। इसका बहुत यूज होगा परमुटेशन में। तो पहले तो कुछ ज्यादा इंक्लूड कर लिया, फिर उसमें से कुछ घटाया। तो इसको ऐसे फिर से ऐसे देखो, तो पहले कुछ ज्यादा इंक्लूड कर लिया, फिर उसमें से कुछ घटाया, कुछ ज्यादा ही घट गया, तो फिर से कुछ ऐड कर दिया। तो इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, इंक्लूजन, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। आगे भी यूज होगा इसका, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। एक कंसेप्ट है बस, है ना, कि कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसको नाम दे दिया गया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक क्लियर है। अभी सेकंड केस में टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनेगी? ये कितना आया था? 120 आया था ना, सॉरी 10C2 45 आया था भाई। 10C2 इज 45 माइनस 4C2 इज 6 + 1, तो आंसर इज 40। आंसर आ जाएगा 40 लाइंस। अब ऐसे ही ट्राइंगल कितने बनेंगे? टोटल ट्राइंगल्स 3 पॉइंट कोलिनियर है। अगर कोई भी 3 कोलिनियर नहीं होते, टोटल ट्राइंगल बनते 10C3। लेकिन 3 कोलिनियर, सॉरी 4 कोलिनियर है, तो ये 4 कितने ट्राइंगल्स बना रहे होते? 4C3। अगर ये 4 कोलिनियर ना होते तो ये कितने पॉइंट ट्राइंगल्स बना रहे होते? 4C3 ट्राइंगल्स बना रहे होते ना। अब ये ट्राइंगल नहीं बने, तो इसको टोटल ट्राइंगल्स में से जो हमने काउंट कर लिए थे उसमें से माइनस कर दो। यहां पर +1 नहीं होगा, क्योंकि ट्राइंगल चारों ने मिलकर एक भी ट्राइंगल नहीं बनाया ना। यहां +1 क्यों किया था? क्योंकि जो 4 पॉइंट कोलिनियर थे उन्होंने एक लाइन तो बनाई थी, यहां पर उन्होंने एक भी ट्राइंगल नहीं बनाया। सो आंसर इज दिस इज द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 10C3 - 4C3। तो जितने पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं उनसे देख लो कितनी फिगर्स बनेंगी, उसको माइनस कर दो, और फिर अगर ये कोई फिगर दे रहे हैं बनाकर उसे ऐड कर दो। जैसे एक लाइन तो बना ही रहे थे वो, तो एक लाइन हमने ऐड कर दी। यहां पर एक ट्रायंगल नहीं बना रहे हैं तो उसे नहीं बनाया। ये थी अपनी सेकंड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम थी हमारे पास भी, थर्ड प्रॉब्लम थी एन साइडेड पॉलीगन है, उसमें टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स बताने थे। डायगोनल्स इन एन साइडेड पॉलीगन। कोई पॉलीगन है, एन साइडेड पॉलीगन है। अगर एन साइडेड पॉलीगन है तो उसके एन वर्टिसेस होंगे, एन वर्टिसेस होंगे, एंगुलर वर्टिसेस। तो जैसे अपना ट्राइंगल है, इसके 3 वर्टिसेस हो गए, 3 साइड्स। अगर क्वाड्रिलेटरल है तो इसके 4 वर्टिसेस हो गए। पेंटागन है तो उसके 5 वर्टिसेस। एन साइडेड पॉलीगन है तो एन वर्टिसेस। अब डायगोनल क्या है? डायगोनल इज ए लाइन। डायगोनल एक लाइन है। एक लाइन को बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। अपने पास कितने पॉइंट है? n पॉइंट्स है। तो अगर मैं NC2 कर दूं, NC2 मुझे क्या देगा कि जो n ये हमारे पास वर्टिसेस हैं V1, V2, V3 से V4। सो NC2 से मैं क्या सेलेक्ट कर रहा हूं? जैसे इस केस में मैंने सेलेक्ट किया VA कॉम्बिनेशन V1, V2,
V2 V3 V3 V4 V1 V4 ऐसे ये कॉम्बिनेशन है ना, V1 V2 या फिर V1 V3 भी है एक कॉम्बिनेशन, V1 V4 हमने कर लिया, V1 V2 V1 V3 V1 V4, और कौन सा कॉम्बिनेशन बस और भी पॉसिबल है भाई, V2 V3 V2 V4 भी है, तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल। तो NC2 से मुझे ये सारे कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, लेकिन क्या ये सभी डायगोनल्स हैं? सभी तो डायगोनल्स नहीं है ना, इनमें कुछ साइड्स भी हैं। V1 V2 इज ए साइड, रिजेक्ट, V2 V3 इज ए साइड, रिजेक्ट, V3 V4 साइड, रिजेक्ट, V1 V4 डायगोनल, सॉरी साइड है ये भी, रिजेक्ट, V1 V3 इज द डायगोनल एंड V2 V4 इज द डायगोनल। तो ये दो हमारे आंसर हैं, आंसर इज 2 for 4। तो NC2 में से मुझे क्या माइनस करेगा? जब हमने NC2 लिया, NC2 में डायगोनल्स भी आ गए और साइड्स भी आ गई, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑपरेटर को नहीं पता है ना कि आप NC2 से क्या देख रहे हो, वो तो सिर्फ आपको दो दो के कॉम्बिनेशन दे देगा। अब इस दो दो के कॉम्बिनेशन को हम कैसे मैप कर रहे हैं अपनी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में? हमने तो दो वर्टिसेस उठाए, दो वर्टिसेस के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? ऑपरेटर ने तो सिर्फ ये बताया, कॉम्बिनेशन ऑपरेटर ने, सिलेक्शन ऑपरेटर ने हमें क्या बताया कि दो दो के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, वो बनेंगे NC2। अब इन कॉम्बिनेशन में कुछ तो साइड्स होंगी, एजेस, और कुछ होंगे डायगोनल्स। तो एज कितनी है, कितनी साइड्स हैं? n साइड सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए n साइडेड पॉलीगन। ट्रायंगल के लिए यूज करते हैं, अगर n की वैल्यू 3 हो, 3C2 माइनस 3, 3C2 3 होता है भाई, 3 माइनस 3 इज 0, एक भी डायगोनल नहीं है। क्वाड्रिलेटरल के लिए यूज करो, क्वाड्रिलेटरल में आ जाएगा 4C2 माइनस 4, 4C2 6 होता है, 6 माइनस 4 इज 2, तो दो डायगोनल आ गए अपने पास। ये पेंटागन के लिए देखो, 5C2 माइनस 5, तो 5C2 कितना होगा? 5 इंटू 4/2 माइनस 5, ये 2 आ गया भाई, सॉरी गलत हो गया था इधर, 2 10 माइनस 5, तो 5 डायगोनल्स आ गए, 5 साइड्स हैं, 5 डायगोनल है। तो इस तरीके से आप डायगोनल्स निकाल सकते हो। तो ये था पिछले सेशन का अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन के लिए देखें, नेक्स्ट सेशन के लिए होमवर्क लिखो एक, कंसीडर द वर्ड असैसिनेशन, कंसीडर द वर्ड असैसिनेशन। नाउ यू हैव टू, असैसिनेशन के स्पेलिंग लिख देता हूं मैं, असैसिनेशन, ये वर्ड है असैसिनेशन। सो यू हैव टू फाइंड ऑल द वर्ड्स, you have to find all the words that can be formed using all the letters of this word assassination, so that condition, जो हमें वो वर्ड चाहिए, टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे? टोटल वर्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 फैक्टोरियल। टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे भाई? 13 फैक्टोरियल। यहां पर 4 एस हैं, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 1 2 3, 3 एज हैं तो 3 फैक्टोरियल, और उसके बाद आई कितने हैं? 1 2 आईज आर देयर। तो जितने आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होंगे उतने ही फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना है। और क्या है? आई एन, 2 एन है, सो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, टी तो एक ही है, एक काउंट हो गया, और एक वो है, ठीक है। तो ये है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन, बट आई डोंट नीड दीज वर्ड्स, आई नीड दोज वर्ड्स इन विच all S are separated, all S are separated। मुझे वो वर्ड चाहिए जिसमें सभी S सेपरेटेड हों। दूसरा, all S are together, वो वर्ड चाहिए जिसमें सभी S एक साथ हों। क्लियर है? all S are separated मतलब no two S should be together। फिर चाहिए at least one S is separated from rest of the S's। तो at least one S is separated from rest of the S's। तो ये था all S separated, सभी अलग अलग।
ऑल एस आर टुगेदर, सभी ऐसे एक साथ हों, एटलीस्ट वन एस इज सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एसिस। तो कैसे कैसे वर्ड, जैसे यहां पर दो एस सेपरेटेड हैं बाकी दो से, या फिर तीन एक साथ हो जाएं, कि चारों एक साथ ना हो, कुछ ऐसे वर्ड्स चाहिए। फिर फोर्थ क्वेश्चन इसमें हमें लिखना है, से रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स डज नॉट चेंज। तो हमें वो वर्ड निकालने हैं जिसमें रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट डज नॉट चेंज। रिलेटिव ऑर्डर का मतलब क्या है वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स के, कि पहले आया वोवल, उसके बाद आया कॉन्सोनेंट, फिर आया कॉन्सोनेंट, फिर आया वोवल, फिर आया कॉन्सोनेंट, फिर आया कॉन्सोनेंट। तो पहले वोवल के बाद दो कॉन्सोनेंट आएंगे, फिर इसके बाद वोवल आएगा। दैट इज कॉल्ड रिलेटिव ऑर्डरिंग ऑफ वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। यहां पर एक ही जगह ई से आई भी आ सकता है, आई डबल एस ए एन ए और TION ऐसे। तो अभी भी ये वर्ड और ये वर्ड हमें दोनों चाहिए, क्योंकि यहां पर जो रिलेटिव ऑर्डर है वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स का वो सेम है। पहले वोवल आया, फिर दो कॉन्सोनेंट, फिर वोवल, फिर दो कॉन्सोनेंट, फिर वोवल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वोवल, दोनों में सेम है भाई। फिर कॉन्सोनेंट, फिर वोवल, फिर वोवल, फिर कॉन्सोनेंट। तो ऐसे वर्ड्स चाहिए इन विच रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स डज नॉट चेंज। क्लियर है? सो ये 4 क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, ये हमें करने हैं। फिर नेक्स्ट सेशन में हम इनका आंसर देखते हैं। तब तक के लिए आप परमुटेशन हमेशा जब भी ये सेशन देखो, इससे पहले पिछले नोट्स रिवाइज कर लो, तब हमारा धीरे धीरे परमुटेशन स्ट्रांग होगा। इसके बाद हम मॉड्यूल से क्वेश्चन करने शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।